ये जो आपके साथ, आपके सामने मैं बैठी हूँ और अपने दर्शकों से बात कर रही हूँ, ऐसी सुविधा कितनी स्त्रियों को थी कि हिंदी पट्टी को दक्षिण भारत में, चाहे बंगाल में एक बहुत सम्मान से देखा नहीं जाता है। बंगाल में जिस तरह से स्त्री प्रकाशक और स्त्री रचनाकारों का सम्मान है, वैसा सम्मान हिंदी पट्टी में मुझे नहीं मिलता। अवसर स्त्रियों को अब पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं। जस्टिस हेमा देसाई की रिपोर्ट 2019 में आई और उसके बाद उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। मी टू आंदोलन जो शुरू हुआ। आत्मकथा कभी भी आदमी अपने वर्तमान में तो लिख नहीं रहा होता। धर्म एक तरह से किस तरह सिर्फ सत्ताधारियों के पक्ष में रहता है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। हमें कौवे अगर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, वो कहती है, क्योंकि कौवे जो है वो उच्छिष्ट भोजन खाते हैं और एक कौवे पर अगर थोड़ा भोजन मिल जाता है या कोई सूचना मिलती है तो वो कांव कांव करके पूरे समुदाय को इकट्ठा कर लेता है। जिस जिस समाज में स्त्रियों पर सेंसरशिप का दबाव जितना ज्यादा है, वहां वहां आत्म से संवाद के अवसर उतने कम है। जिस सीट पर मैं बैठती हूं, उस सीट पर बैठने से इनकार कर देते हैं। जाति जानकर किस तरह से एक स्त्री को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता और मुक्ति में, तीनों में अंतर है। हम मातृवंशी समाज की कल्पना नहीं कर रहे, हम पितृवंशी समाज की भी कल्पना नहीं कर रहे। आत्मकथा लेखन के लिए परिवेश देने में किसी पुरुष ने कोई रचनात्मक भूमिका नहीं निभाई होगी, ये बात मैं नहीं कह रही हूं। मुझे नहीं लगता कि आ, कहीं किसी भी समाज में शिकार और शिकारी के संबंध से वो समाज बहुत देर तक आगे चलेगा, क्योंकि जब जिसको मौका लगेगा वो उसका हनन कर देगा। मुसलमान औरतों में उन औरतों की आत्मकथा को देखा जाना चाहिए जो कि जिन्होंने पढ़ने की कोशिश की, जैसे बीबी अशरफ, हयात अशरफ। उसमें बीबी अशरफ ने कोयले से लकीरें खींच करके और पढ़ने की कोशिश की और इस तरह से साक्षर हुई और उसके बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। देखिए, जो ब्लैक विमेन ऑटोबायोग्राफीज हैं, ये पूरी की पूरी अ, अमेरिका की पूरी इकोनॉमी किसकी मेहनत पर टिकी हुई थी? अश्वेत लोगों पर, और उनको दास बना करके 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक रखा गया। वसीयत वही लिखता है जिसके पास जमा पूंजी होती है। गरीब आदमी वसीयत नहीं लिखता। वह अपने दुख की किताब लिख सकता था कि उस पर क्या बीती, उसकी लड़ाई क्या थी, उसका समझौता क्या था, उसका विरोध क्या था और वह कैसे अकेला छोड़ दिया गया हम सबके द्वारा कि उसने अंत में हार कर आत्महत्या कर ली। विनोद कुमार शुक्ल की इस कविता का जिक्र गरिमा श्रीवास्तव ने अपनी आलोचनात्मक पुस्तक चुप्पियां और दरारें में किया है। गरिमा श्रीवास्तव आज साहित्य तक के स्टूडियो में शब्दरथी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत उनका स्वागत। नमस्कार। और गरिमा जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इससे अधिक इनकी व्याप्ति यह है कि दुनिया में जो भी नारीवाद के प्रमुख स्वर हो सकते हैं और उनमें भी युद्ध में जिस तरह से युद्ध स्त्रियों के तन, मन, आत्मा पर खरोंचे डालता है, उनको प्रभावित करता है, उस पर बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। इनका जो स्त्रीवाद है वह केवल किसी आंदोलन, किसी झंडे की बात नहीं करता, बल्कि आमूल चूल परिवर्तन और दृष्टिकोण की बात करता है। ये कहीं से उस व्यवस्था का विरोध करती हैं दरअसल, जो व्यवस्था स्त्री को एक वस्तु के रूप में समझने का दुस्साहस करती है। और इनका मानना है कि पुरुष स्त्री का जो संबंध है, जो संसर्ग है, जो उसका वातावरण है, वह आमूल चूल तभी परिवर्तित हो सकता है जब दोनों समान हों। हालांकि युद्ध और युद्ध जैसी विभीषिकाएं स्त्री पर, बच्चों पर और वृद्धों पर
एक जैसा असर नहीं छोड़ सकती जैसा वो युवाओं पर छोड़ती हैं। चुप्पियाँ और दरारें स्त्री आत्मकथा का जो पाठ और सैद्धांतिकी है, उस पर कहने के लिए तो एक अकादमिक पुस्तक है, लेकिन यह पुस्तक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह अपनी तरह का इकलौता शोध हिंदी भाषा में, मैं कह सकता हूँ इकलौता एक तरह का काम है जो कई मुझे लगता है कि दशक भर से अधिक समय में इन्होंने किया है। दुनिया में किस तरह से स्त्रियों ने, लेखिकाओं ने, स्त्री आंदोलनकारियों ने, दार्शनिकों ने, आम स्त्री ने अपने जीवन को देखा और आत्मकथा के रूप में उसे समाज के सामने रखा और न केवल सामने रखा बल्कि पूरे परिदृश्य को एक तरह से प्रभावित किया, झंझोर दिया। अ, पश्चिम में क्या कुछ कहा गया, भारत में क्या कुछ कहा गया, दार्शनिक स्त्रियों ने क्या कुछ लिखा, बौद्धिक स्त्रियों ने क्या कुछ लिखा और कामगार स्त्रियों ने क्या कुछ लिखा, श्वेतों ने क्या लिखा, अश्वेतों ने क्या लिखा, भारत में दलित स्त्रियों ने क्या लिखा, अभिजातीय स्त्रियों ने क्या लिखा, भारत की जो दूसरी भाषाएँ हैं, वहाँ किस तरह से आत्मकथाएँ लिखी गई स्त्रियों की। ये बात हम जान लें कि जब स्त्रियों की हम बात कर रहे हैं तो और उसमें कामगार स्त्रियों ने क्या, यहाँ तक कि सेक्स वर्कर जो स्त्रियाँ रही हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को किस तरह से देखा, यह पुस्तक उस पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में सामने आती है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई इतने महत्तर और महत्वपूर्ण काम के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि चूँकि यह बातचीत हमारी इस पुस्तक पर केंद्रित है, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपके दिमाग में यह बात कैसे आई कि आत्मकथा जैसी चीज़ जो कि लिखी जा रही है, लेकिन उस पर कोई इस तरह का काम कि उन आत्मकथाओं में क्या है, उन आत्मकथाओं के लिखने के पीछे का मानस क्या है, उनकी विशिष्टता क्या रही है और इसको सामने रखा जाए। इसकी वजह क्या थी? ये काम आपने कब शुरू किया और ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे स्त्री लेखन से इतर उनके अपने जीवन पर जो कुछ उन्होंने सृजित किया है, उसको सामने रखा? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा कौन-सा क्षण हो रहा होगा, जब मैंने ये काम शुरू किया होगा। इसका सबसे पहला एक लेख मैंने प्रतिरोध की संस्कृति स्त्री आत्मकथाएँ, ये लिखा था शायद ये 2009 के आस-पास आलोचना पत्रिका वालों ने इस लेख को छापा था। अ, मेरा ये तब तक ये मानना था कि स्त्रियाँ लिख कर के अ, भारत के जैसे देश में ख़ास करके लिख कर के जो भी लिख रही हैं, वो दरअसल एक प्रतिरोध की संस्कृति का निर्माण कर रही हैं। उनका लिखा जो है, अगर उसका पाठ किया जाए, उसके भीतर जो छुपी हुई दरारें हैं, उन दरारों में से झाँका जाए, तो वो स उ उनसे उन स्त्रियों की मनोसामाजिकी को कहीं बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। क्योंकि स्त्रियाँ इसमें एक ये भी बात है कि जैसे चंद्रकिरण सोनारिक्शा से लगभग 2009 शायद 2008 में मैं मिलने गई थी। गोपाल राय थे, वो मेरे पिता के टीचर थे। तो वो हमारे घर आए थे और उन्होंने कहा कि तुम शांति निकेतन से आए हो और तुम चंद्रकिरण सोनारिक्शा से ज़रूर मिल लेना। अब वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं। मैं चंद्रकिरण सोनारिक्शा से मिलने गई, उनकी कहानियाँ मैंने पढ़ी थी और जब मैं उनसे मिलने गई तो वो लेखिका थीं जो स्वतंत्रता से पहले लिखना उन्होंने काफ़ी शुरू किया हुआ था और अब वो अपने जीवन के उत्तरार्ध पर थी। बेहद खूबसूरत, गोल-मटोल और बेहद शांत सौम्य व्यक्तित्व। मैं जब उनसे मिली और मैंने उनके साथ ढाई घंटे उनके घर में गुज़ारे। उन ढाई घंटों में मैंने उनसे कई सवाल पूछे। पूछने की कोशिश की उनकी रचनात्मकता के बारे में। आप बताइए आपने कब से लिखना शुरू किया? आपने क्यों लिखना शुरू किया? आप स्त्रीवाद के बारे में क्या सोचती हैं? आप वर्तमान लेखन के बारे में क्या सोचती हैं? स्त्रियों के बारे में क्या सोचती हैं? उन इस किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया।
किसी भी सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया कि वहीं पर उनके बुजुर्ग पति बैठे हुए थे, जिनकी वो दूसरी पत्नी थी और वो कांति चंद्र सोनारिक्शा उनका नाम था। अब मुझे नहीं पता कि वो जीवित हैं या नहीं, लेकिन वो बड़े अपने समय के नामी फ़ोटोग्राफ़र थे और हिंदुस्तान के सभी बड़े लेखकों के घर उनका आना-जाना था। वो जो बुजुर्गवार थे, उन्होंने चंद्रकिरण सोनारिक्शा को बोलने ही नहीं दिया। बिल्कुल कोई किसी भी हर सवाल का जवाब वो खुद देते थे। कहते थे इनको क्या याद है मैं बताता हूँ और जब वो बोलने लगते थे तो उन्हें खाँसी आ जाती थी और ना वो अपनी पत्नी को बोलने देते थे, ना खुद बता पाते थे। ढाई 3 घंटे मैंने बहुत जहद की, लेकिन मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला और इसको मैंने जनसत्ता में इस बात को लिखा भी, वो छपा भी और मैंने कहा कि इतनी बड़ी रचनाकार, वो इतनी चुप और उनकी आत्मकथा तब आने वाली थी और शायद छपी नहीं थी और वो लोग प्रकाशक का इंतज़ार कर रहे थे और बाद में ख़ैर उनकी आत्मकथा छपी, पिंजरे की मैना। बड़ा ही माकूल और मौज़ू-सा शीर्षक पिंजरे की मैना। तो मुझे ये महसूस हुआ कि एक स्त्री जो कि इतनी सारी क्रांतिकारी कहानियाँ और इतना सारा लेखन कर चुकी है, खुद वो इंडिपेंडेंट रह चुकी है, नौकरी कर चुकी है, वो स्त्री अपने घर में बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके अपने बारे में वो इंटरव्यू देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये कैसा स्त्रीवाद है? आप इसकी क्या वजह पाती हैं? ऐसा क्या होगा? क्योंकि इस कृति को भी जब मैं पढ़ रहा था तो इसकी आपने भूमिका में बहुत सारी बातें लिखी हैं। इवन वर्जीनिया वुल्फ के वक्तव्य से ही इसका आमुख शुरू होता है कि जब एक स्त्री लिखती है तो सब कुछ अपनी जगह से हिल जाता हिल है, जाता है, बाहर हिल हिल जाता है। जाता है। हाँ। तो अ, ये जो स्त्री लेखन है और जो इस स्त्रीवाद की बात आप कह रहे हो और जो आत्मकथाएँ जिनको आपने शामिल किया है, एक बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। इसको पढ़ते समय कई बार ये लगता है कि हम लियो टॉल्स्टॉय की तरह से जितने पात्र हैं, कैसे सारी आत्मकथाओं को याद रखें, क्योंकि हर आत्मकथा की अपनी एक विशेषता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण स्वर मुझे लगता है, हर आत्मकथा में आता है, वह है स्त्री की अपनी पीड़ा, अपना दर्द और अपना जीवन। मुझे ऐसी एक भी आत्मकथा इसके अंदर जो इसका आपने विवेचन किया है, जिसके बारे में लिखा है, ऐसी मुझे नहीं मिली जिनमें सब कुछ फ़ेयरी टेल जैसा हो। अ, क्या स्त्री के जीवन में स्वर्गिक वातावरण जैसा कुछ नहीं है, या केवल ये हम जो परिकल्पना अभी भी करते हैं कि स्वर्ग है या नहीं है, कोई नहीं जानता। ये क्या काल्पनिक अवधारणा है? क्या स्त्री 21वीं सदी में जब हम बात कर रहे हैं, 2025 में बात कर रहे हैं, आप खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। आखिर स्त्री के लिए यह स्वप्न, वह जीवन, उस जीवन की परिकल्पना जिसमें सब कुछ अच्छा हो, क्या इतना दूर की कौड़ी है? देखिए, एक बहुत लंबा सफ़र, एक बहुत लंबी यात्रा करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। ये जो आपके साथ, आपके सामने मैं बैठी हूँ और अपने दर्शकों से बात कर रही हूँ, ऐसी सुविधा कितनी स्त्रियों को थी। हम मेरा ये इस किताब पर काम करने का उद्देश्य ये था कि पहली बात कि जैसे सुमन राजे ने एक किताब लिखी थी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। उसमें उन्होंने उन स्त्रियों के बारे में लिखा, जिन स्त्रियों को बिल्कुल इतिहास की मुख्य धारा से काट दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, उपेक्षित कर दिया गया, मान लिया गया उनके बारे में कि वो तो कुछ लिख ही नहीं, स्त्रियाँ थीं, कुछ लिख नहीं पाती थीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने कुछ लिखा भी तो शायद उनके आस-पास रहने वाले पुरुषों ने उनके नाम से लिख दिया। तीसरी बात, अगर उन्होंने खुद भी लिखा, तो पुरुषों के पैटर्न पर लिखा। पुरुषों ने जैसा समाज जैसी अभिव्यक्ति के जो कौशल उनको दिए, उन उन कौशलों को की प्रतिध्वनि दरअसल उन स्त्रियों का लेखन है। लेकिन
जब आप इन आत्मकथाओं को एक सिरे से पढ़ना शुरू करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था कि मुझे स्त्री आत्मकथाओं पर एक निरंतर्य में काम करना है। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया प्रतिरोध की संस्कृति से और बहिणाबाई के अभंग पद से लेकर आज तक की आत्मकथाएँ जब आई तो इसमें पूरे एक स्त्री लेखन की अनवरत, निरंतर एक परंपरा दिखाई पड़ती है। इस परंपरा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस परंपरा को पहचानने में जो बाधक चीज़ें हैं, वो बाधक चीज़ें ये हैं कि जब हम हमारा ये बहुसांस्कृतिक देश है। बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक। ऐसे में यदि मुझे हिंदी आती है तो अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी आती है तो बांग्ला नहीं आती और एक व्यक्ति के भाषा सीखने की सीमाएँ होती हैं। ऐसी स्थिति में मेरे सामने भाषा एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती। जैसे मुझे कन्नड़ नहीं आती लेकिन मुझे कुछ मलयालम समझ में आती, मुझे तेलुगु तमिल तमिल समझ में आती है, बांग्ला मुझे आती है, हिंदी आती है, अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत काम चलाऊ आती है। तो ये जो भाषाएँ हैं इन भाषाओं को में जो लिखा गया, उनको वो अपने अपने प्रांतों में, अपने प्रदेशों में वो स्त्रियाँ लिख कर के शांत हैं। मसलन कन्नड़ की स्त्री आत्मकथाकारों से जब मैंने बात करने की कोशिश की कि क्या वो अपना लिखा हुआ हमारे साथ साझा करेंगी, तो उन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में उनके बहुत ही मतलब एक तरह से बड़े बड़े अच्छे विचार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा कन्नड़ लिटरेचर बहुत रिच है, हम इसमें बहुत खुश हैं, हमें हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो अपना लिखा हुआ कन्नड़ से हिंदी में लाने के लिए वो उत्सुक नहीं है। वो अपना लिखा हुआ अंग्रेज़ी में लाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हिंदी में लाने के लिए उत्सुक नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों कि हिंदी पट्टी को दक्षिण भारत में, चाहे बंगाल में एक बहुत सम्मान से देखा नहीं जाता है। खुद बंगाल में भी प्रेमचंद और रेणु के बाद कोई रचनाकार उनकी आँखों में, उनके मन में एक गरिमापूर्ण स्थान पाता नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने कभी इस पर काम करने की कोशिश की या इस पर ध्यान देने की कोशिश की? क्योंकि आपका संवाद आप खुद पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन के अलावा आपका अभी भी बंगाल से संपर्क है और लगातार पूरे देश के बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं। इसकी क्या वजह पाती होंगी? क्या है ऐसा? मुझे लगता है कि बंगाल हो या केरल हो या कन्नड़ हो, ये इस क्षेत्र के जो साहित्यकार हैं, वो अपनी परंपराओं से और अपनी भाषिक संस्कृति से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। वे लोग भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, वो इतना सोच समझ कर के करते हैं और वहाँ पर साहित्यकारों का इतना सम्मान है। उन वहाँ के पुस्तक मेलों में जाइए और वहाँ पर साहित्यकारों का इतना सम्मान है, वो अपनी भाषा पर गौरव महसूस करते हैं। वैसा गौरव यदि मुझे लगता है कि काश हम भी महसूस करते। उसके बहुत कारण तो मैं नहीं बता सकती, मैंने इस पर क कारणों पर विचार नहीं किया, लेकिन ये तय है कि कन्नड़ में जिस तरह से रचनाकारों खासकर स्त्री रचनाकारों का सम्मान है, बंगाल में जिस तरह से स्त्री प्रकाशक और स्त्री रचनाकारों का सम्मान है, वैसा सम्मान हिंदी पट्टी में मुझे नहीं मिलता। यहाँ पर वहाँ पर लेखक अपनी किताब बेचने के लिए खुद बेचैन नहीं रहता है, जबकि हिंदी पट्टी में ऐसा है। गरिमा जी, इस किताब चुप्पियाँ और दरारें स्त्री आत्मकथा पाठ और सैद्धांतिकी की आमुख में बहुत सारी बातें आपने स्पष्ट की हैं। जो आपका काम है वो विशद अलग अध्यायों में बँटा है, उन पर हम विस्तार से अभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपने 4 वर्गों की बात की है और आपका कहना है कि दरअसल जाति, लिंग, वर्ग और नस्ल, हुँ, ये जो है 4 और धर्म, शोषित धर्म। वर्ग है और उसमें आपने धर्म तो यहाँ नहीं लिखा है, आपने कहीं आगे अगर लिखा होगा तो मालूम नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे 4 को लिखा है और आपने ये कहा है कि ये जो 4 शोषित वर्ग है, उसमें सवर्ण स्त्री, दलित पुरुष और रंग नस्ल भेद के शिकार स्त्री-पुरुष, इन 4 का आपने वर्ग यहाँ पे रखा है। धर्म को आप आगे ले गए हो कि धर्म जो है अलग एक अलग स्वरूप में यहाँ पर आता है।
स्त्री पुरुष की असमानता, उसकी समानता, उसके प्रेम, उसके गौरव और साथ ही पितृसत्ता का जो दबाव है और उसके चलते जिस तरह से परंपराएं प्रस्फुटित होती हैं, उनको आपने इन आत्मकथाओं की जब आपने आलोचना की है, तो उसको अलग-अलग अध्यायों में बाँटा है। 9 अध्याय इस पुस्तक में हैं। पहला अध्याय जो भूमिका है भूमिका मिला के 10, भूमिका मिला के क्योंकि 10 वो तो अपने आप में एक स्वतंत्र अध्याय है। ठीक है, लेकिन अब भूमिका पर तो जी, हम लोग बात ही कर रहे हैं। जी। ये जो वर्गीकरण आपने किया है पहले समाजों का और फिर उसके आधार पर उस वर्ग में जो आत्मकथाएँ लिखी गई, उनको आपने अलग 9 अध्यायों में बाँटा। जो पहले आपका अध्याय है अनसुनी आवाज़ें प्रतिरोध की संस्कृति। ये जो प्रतिरोध की संस्कृति है, प्रतिरोध होना ही क्यों चाहिए? देखिए, जब भी समाज में कोई वर्ग, कोई समुदाय, धर्म, जाति, जेंडर, लिंग के आधार पर अ, उससे भेदभाव किया जाता है, तो उसके भीतर आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन स्त्रियों के मामले में ये आक्रोश इसलिए और भी ज़्यादा मानीखेज हो जाता है, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी औरतों की है और वे पूरे यदि हम ये माने कि 90% जो इनकम है वो पुरुषों की है और 33% पुरुष ही काम करते हैं। यानी कि बाकी बाकी जो स्त्रियां हैं उनके काम का उपयुक्त उचित मूल्य अभी भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वो घर में काम कर रही हैं, क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो उनके श्रम का मूल्य दिया नहीं जाता, उनको मिलता नहीं है, उनको मालूम नहीं है या मालूम चलने नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही कोई स्त्री जागृत होती है, जैसे उदाहरण के लिए बंगला की एक आत्मकथा है बेबी हालदार की, आलो आंधारी। आलो अंधारी में जो बेबी हालदार ने लिखा है और उसकी भूमिका प्रेमचंद के दौहित्र प्रबोध कुमार ने लिखी है और उन्होंने लिखा है कि एक वो काम करने वाली लड़की मेरे पास आई और उसके बच्चे भूखे थे और मैंने उसको रहने की जगह दी और उसके बाद उससे कहा कि तुम आत्मकथा लिखो, अपने बारे में लिखो। तो वो अपने बारे में कुछ बहुत टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में, उसको पढ़ना भी नहीं आता था और धीरे-धीरे उसने पढ़ना सीखा और अपने बारे में लिखना शुरू किया। उसने अपने बारे में जो लिखा, वो इतनी सहज और सरल भाषा में था, लेकिन आत्मा को हिला देने वाला था। उसने लिखा कि किस तरह से घरेलू नौकरानियों को किस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं और जहाँ वो रहती हैं, वहाँ पर लोग हमेशा पूछते हैं, "तुम अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ आई हो, तो तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हारा स्वामी कहाँ है?" कई स्तरों पर उसका संघर्ष है कि वो अपने पति की पिटाई से, अनमेल विवाह से बेचैन होकर, प्रताड़ित होकर के वो शहर में आई है। शहर में आकर के वो नौकरी करके मतलब घरेलू नौकरानी का काम करके वो जीना चाह रही है। यहाँ भी उसको नहीं जीने दिया जा रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को रात को 9 बजे तक वो जिन घरों में काम करती है, वो अपने बच्चों को खाना खिलाने, दूध पिलाने तक नहीं जा पाती है और उसकी आत्मा कचोट रही है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं है। ये विवशता क्या आक्रोश की स्थिति पैदा नहीं करती? ये हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारी आपको ऐसी आत्मकथाएँ मिलेंगी जिसमें कि जैसे राजसुंदरी देवी की आत्मकथा, जो कि बंगला की पहली आत्मकथा है। उस आत्मकथा में राजसुंदरी देवी ने कहा है कि मेरा विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था और तब मैं किसी मतलब विवाह क्या होता है, इसको मैं समझती नहीं थी और गौने के पहले मुझे ये कहा गया कि पड़ोस में एक कोई वृद्धा हैं और उनको मदद की ज़रूरत है, तो मैं उनकी मदद करने चली जाती थी, अपना खेल छोड़कर। मैंने बचपन में कोई खेल नहीं किया और बच्चे खेलते थे, अपना खेल छोड़कर चली जाती थी, क्योंकि लोग मेरी तारीफ़ करते थे, जिसको सिमोन दो बोवार कहती हैं, गुड गर्ल सिंड्रोम। तारीफ़ करके
एक स्त्री का, एक लड़की का बचपन कैसे छीना जा सकता है। उनका पूरा बचपन छीन लिया। उसके बाद वो उनका विवाह हुआ, वो अपनी ससुराल गईं। ससुराल में ये स्थिति थी कि जब उनकी माता की मृत्यु हुई, तो वो अपने ससुराल से वापस नहीं आ सकीं, जबकि वो सवर्ण थीं। वो अब आत्मकथा में लिखती हैं कि आमार जीवन, मेरा जीवन, इस शीर्षक से उनकी आत्मकथा है। उस आत्मकथा में वो लिखती हैं कि पूरा बड़ा परिवार था, उसमें लक्ष्मी की पूजा होती थी। अ, पूजा के लिए प्रसाद बनाया जाता था। फिर पूरे बड़े परिवार के लिए भोजन भी बहू को बनाना था। और इसी बीच 28 27 28 सालों के दाम्पत्य जीवन में उन्होंने 14 बार वो माँ बनी। एक स्त्री के लिए। और उस वो लिखती हैं कि हे ईश्वर, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि इसके बाद भी मैं जीवित रही। और वो बताती हैं कि वो 3-3 दिन उनको भोजन करने का अवसर नहीं मिलता था, कि वो गोद में बच्चा लेकर के खाना खाने बैठती थीं और उनका जो उनके नौकर हैं, उनको सबको भोजन देकर अ मेहमानों को खाना खिलाकर, और उनका बच्चा उनकी गोद में पेशाब कर देता था और वो उठ जाती थीं भोजन पे। फिर उनको पूछने वाला कोई नहीं था कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। ये देखने की बात है कि एक जो सवर्ण स्त्री है, जो बाहर से देखने में जो घर की मालकिन है, वो अपने पति को कर्ता कहती हैं। और वो ये कहती हैं कि बरामदे में कर्ता का घोड़ा बंधा रहता था। तो मैं कर्ता के घोड़े की तरफ आँख उठा कर के नहीं देखती थी। मुझे इतना डर लगता था। कर्ता यानी पति। और क्या कारण था कि पति की मृत्यु के बाद ही उन्होंने आत्मकथा के दोनों भाग छपवाए। आमार जीवन के दोनों भाग उनकी मृत्यु के बाद ही छपे। अ, जबकि वो अपने पति के बारे में ये कहती हैं कि ईश्वर ने मेरा मुकुट छीन लिया, आज मेरे कर्ता स्वर्ग से धार गए और ईश्वर ने मेरे सिर से राज मुकुट छीन लिया। बावजूद इसके वो उनकी मृत्यु के बाद ही आत्मकथा छपवाती हैं। स्त्री जीवन की ये जो विडंबना है जिसकी आप बात कर रही हैं, और अनसुनी आवाज़ें प्रतिरोध की संस्कृति का जो पहला शुरुआत ही सिमोन द beauvoir की इस वक्तव्य से हुई है कि यदि किसी जाति को लगातार हीन अवस्था में रखा जाए, हाँ, तो वह हीन ही रहेगी, हाँ। किंतु मानवीय स्वतंत्रता इस सीमा को तोड़ सकती है। आप अधिकार दीजिए, उपयोग करना स्त्री स्वयं सीख जाएगी। ये जो 21वीं सदी की स्त्री है, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेड़ी कितनी टूटी है। आज तो अधिकार मुझे लगता है कि महानगरों में और जो पढ़ा-लिखा बौद्धिक वर्ग है, हालाँकि जब आप सवर्ण स्त्री आत्मकथाओं की जब बात करती हैं, तो इसको पढ़ने के दौरान यह कहीं से भी नहीं लगता कि सवर्ण स्त्री के हालात दलित स्त्री के हालात से कहीं अलग हैं। माहौल अलग होगा, लेकिन उनके सबके अपने-अपने संघर्ष उस तरह के हैं। आप बदलने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अवसर स्त्रियों को अब पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं। और इन अवसरों के बाद वो स्त्रियाँ क्या कर रही हैं? मसलन कन्नड़ की स्त्री आत्मकथाएँ देख लीजिए। ये आत्मकथाएँ देखना ये हिंदी में अभी तक शायद ये कन्नड़ की स्त्री आत्मकथाओं पर पहला काम है, क्योंकि हमें कन्नड़ की आत्मकथाओं के बारे में मालूम नहीं था। चाहे वो प्रतिभा नंद कुमार हों, चाहे वो समता देशमाने हों, इन सबकी आत्मकथाओं को देखिए तो ये पता चलता है कि अधिकांश उन स्त्रियों ने आत्मकथा लिखी जो रंगमंच और फ़िल्मों से जुड़ी रहीं। जस्टिस हेमा देसाई की रिपोर्ट 2019 में आई और उसके बाद उस रिपोर्ट को दबा दिया गया, मी टू आंदोलन जो शुरू हुआ। और उसमें मलयालम की बहुत सारी अभिनेत्रियों, रंगमंच पर बैकस्टेज में काम करने वाली स्त्रियों, रंगमंच पर और फ़िल्मों में काम करने वाली स्त्रियों ने अपनी-अपनी अपने-अपने अनुभव दर्ज किए कि उनके साथ कास्टिंग काउच से लेकर के किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन अभी बिल्कुल हाल-हाल की रिपोर्ट है कि जब उनसे लिखित रूप में माँगा गया कि आपके साथ ये हुआ, तो अधिकांश स्त्रियों ने विथड्रॉ कर लिया। क्योंकि उनको निर्देशक, निर्माता फ़िल्म के लोग
उन लोगों ने कहा तुम मी टू आंदोलन से जुड़ी हो, तुमको काम नहीं देंगे। तुमको तुमको और अवसर हम देंगे ही नहीं फ़िल्मों में आने का, तुम बैठी रहो। क्या करेंगी वो स्त्रियाँ? क्या करेंगी? उनको काम तो वो चाहिए। काम चाहिए, अवसर चाहिए और वहाँ पर वो असंगठित क्षेत्र की स्त्रियाँ हैं। फ़िल्मों में एक्स्ट्रा के नाच करने से लेकर के मेकअप आर्टिस्ट तक के काम, वो छोटे-छोटे काम वो करती हैं और अपने अपने परिवार का पेट पालती हैं, पति का इलाज कराती हैं। ऐसे भार्गवी और ऐसी कितनी सारी स्त्रियों की पूरी फ़ेहरिस्त है, जो कि वो फ़िल्मों में और रंगमंच में काम करके वो अपना जीवन चला रही हैं। व कारंत की पत्नी ने जो आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा में उन्होंने बताया कि व कारंत के ऊपर जब सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा और वो जेल चले गए, तो उन्होंने कितने कष्ट से सहे और अपने पति को जेल से बाहर करने में उनको कितनी तकलीफ हुई। अब इन इन सारी तकलीफों को बिना बिना अर्थ के आधार के लिया नहीं जा सकता, झेला नहीं जा सकता। इसलिए आप इनको देखिए, इसी तरह देखिए मंजम्मा जोगती की आत्मकथा। मंजम्मा जोगती की आत्मकथा आप पढ़ेंगे तो सिहर जाएँगे कि 13 साल की उम्र तक वो एक लड़का थी और उसके बाद उसके घरवालों को जब उसके का पता चला कि वो एक क्वीर है, तो उसके घरवालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसके साथ क्या-क्या हुआ? बलात्कार हुआ, उसका शोषण हुआ, उसके पैसे छीन लिए गए। वो नाच पार्टी में जाकर के शामिल हो गई, उसने भीख माँगी, भीख माँगने के बाद पैसे इकट्ठे किए, इडली डोसे का ठेला लगाया, ठेला लगाने के बाद उससे पैसे इकट्ठे किए। जोगती जो नाच है, उस ना नृत्य समूह में वो शामिल हुई और वहाँ पर उसे प्रेम हुआ और उसको एक डॉक्टर से प्रेम हुआ और उससे उसने विवाह किया। विवाह करने के कुछ दिन के बाद पता चला कि दरअसल वो व्यक्ति तो उसको उसके पैसे लेने के लिए उसके साथ था। वो अलग हुई, फिर उसने जोगती नृत्य शैली को आगे बढ़ाया और उसको पद्मश्री 2021 का दिया गया। मंजम्बा जोगती का ये जो संघर्ष है, एक स्त्री देह का जो संघर्ष है, ये स्त्री देह का संघर्ष हम तभी जान पा रहे हैं, जब ये स्त्रियाँ लिख रही हैं, लिख कर के हमारे सामने आ रही हैं। यदि ये ना लिखती तो आपने कहा है कि 20वीं शताब्दी में अमेरिका में 55,000 आत्मकथाएँ लिखी। आत्मकथाएँ हुँ, लिखी गई। भारत में जब इस किताब को देखते हैं तो ये आश्चर्य होता है कि आत्मकथाएँ वाक़ई भारत में भी बहुत लिखी गई हैं। हुँ, लेकिन जो मलयालम स्त्री आत्मकथा और चूँकि आपने इसको क्षेत्रवार एक तरह से आकलन करने की कोशिश की कि इस भाषा विशेष में किस तरह की आत्मकथाएँ लिखी गई, पहली कौन-सी आत्मकथा थी, कौन-सी ज़्यादा ज्वलंत थी, किसका संघर्ष कैसा था, वहाँ की स्त्रियों की पारिस्थितिकी कैसी थी, समाज कैसा था, पारिवारिक स्थितियाँ कैसी थी और वे अपने लेखन में किस तरह से अपने को अभिव्यक्त कर रही थी, विशेषकर आत्मकथाओं में उन्होंने कितनी साफ़गोई रखी। पहली बात मेरा एक प्रश्न है कि आत्मकथाएँ जो स्त्रियों की आत्मकथाएँ हैं, क्या समूची समस्त भारतीय भाषाओं में और विदेशों में जो आत्मकथाएँ लिखी गई हैं, क्या शत प्रतिशत उनके जीवन का दर्द, मर्म, हालात बाहर आए हैं? या आपको कहीं लगता है कि इनमें कोई चीज़ बढ़ा-चढ़ा कर लिखी गई या छुपा ली गई? देखिए, आत्मकथा कभी भी आदमी अपने वर्तमान में तो लिख नहीं रहा होता। आज जो उसके साथ घट रहा है, आपके साथ जो आज घट रहा है, आज ही आप अपनी आत्मकथा में नहीं लिख देंगे। आत्मकथा 4 ढंग से लिखी जा सकती है। एक, स्त्री या पुरुष अपने बारे में स्वयं लिखे और रोज नामचे की तरह से लिखे और लिख करके इकट्ठा कर ले ताकि वो उसको रोज की जो उसके साथ घटनाएं हुई हैं उसका सच बिल्कुल मुकम्मल रहे और वो उसको बाद में जाकर छपवा दे। दो, उसके बारे में, स्त्री या पुरुष के बारे में उसका कोई, उसको जानने वाला कोई व्यक्ति उसकी कथा लिखे, जिसको आप जीवनी कह सकते हैं।
जिसमें उसके उसके जीवन का सच सामने आए। 3, जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर जाकर के स्त्री या पुरुष आत्मकथा लिखे कि जिसमें उसका पिछला जीवन भी आ जाए और आगे आने वाले जीवन के बारे में वो कल्पना कर सके। और 4, कि जीवन के ऐसे मोड़ पर जब उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, तब वो आत्मकथा लिखने की कोशिश करे जहां पर कि उसके पास तथ्य भी गलत हो जाएं, उसकी कल्पना भी काम करना बंद हो जाए और स्मृति पर भी पर्दा पड़ जाए। तो इन 4 तरीकों से आत्मकथाएं लिखी जा सकती हैं। स्त्रियां जो आत्मकथाएं लिखती हैं, जिस तरफ आपका इशारा है कि हम किसी स्त्री की आत्मकथा को सच क्यों माने, ये शायद आप यही पूछना चाहते हैं। नहीं, सच मैं ये मान कहना चाह रहा हूँ, सच मानना मानने की बात नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सच्चाई का कितना अंश हो हाँ, सकता है, क्योंकि प्रेमचंद ने कहा है कि आत्मकथा ये है कि अपने हृदय को ठोकर मार मार करके उस हृदय से निकली हुई जो पुकार है उसको आत्मकथा में अभिव्यक्त किया जाए। यही आत्मकथा है। उसमें कल्पना का लेश नहीं होना चाहिए। लेकिन स्मृति कैसे काम करती है? स्मृति वही नहीं होती जो जैसे जैसे सिलसिलेवार ढंग से कोई घटना घटी होती है, हमारी स्मृति में वो घटना उसी सिलसिलेवार ढंग से उपस्थित नहीं होती। हमारी स्मृति में प्रेम, आकांक्षा, पीड़ा, तकलीफ की जो घटनाएं होती हैं, वो किस रूप में आती हैं और किस रूप में हम उनको दोहराते हैं। बार बार दोहराए जाने से जिन स्मृतियों को हम बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, दरअसल वो हमारे अवचेतन का अनिवार्य हिस्सा बन जाती हैं। और फिर उनको जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें कल्पना होती है बिल्कुल, क्योंकि तारतम्यता लाने के लिए कल्पना की जरूरत होती है। क्योंकि कोई भी मनुष्य, अब वो जब से पैदा हुआ और जब तक वो उसकी सेंसेस काम कर रही हैं, तब तक उसको हर बात याद रहे, ये तो संभव नहीं है। ये तो स्मृति को चैलेंज देने वाली बात है। लेकिन जहां तक सामुदायिक अनुभवों की बात है, जैसे तमिल की एक आत्मकथा है करक्कू, जिसे वामा मेरी फ्यूस्टीना ने लिखा। वामा मेरी फ्यूस्टीना ने कहा कि मैं जो ये लिख रही हूं, मैं इसको टेस्टिमोनी के तौर पर लिख रही हूं। ये आत्मकथा नहीं है, ये टेस्टिमोनी है। टेस्टिमोनी क्यों है? क्योंकि ये कथा जो मैं लिख रही हूं, दरअसल सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि मेरे समुदाय की कथा है। जिस समुदाय में एक आदिवासी स्त्री या आदिवासी स्त्रियां पुलिस के डर से घरों में अंदर छिप जाती हैं, और पुलिस जब रेड करती है चोरों को पकड़ने के लिए, पुरुष घर से बाहर भाग जाते हैं और स्त्रियों को पकड़ करके जबरदस्ती उनका बलात्कार करके, उनका शोषण करके, और पुलिस वापस लौट जाती है। हर आए दिन गांव में इस तरह की रेड होती है। क्रिश्चियनिटी उनको कहती है कि तुम लोग बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तुम्हारे पास शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, तुम हमारे धर्म में आ जाओ और हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे। वो कहती है कि हमने धर्म परिवर्तन भी किया। धर्म परिवर्तन करने के बाद चर्च में गए तो चर्च में हमें क्लास में बैठने की बजाय, पढ़ने की बजाय, हमें बचा खुचा उच्छिष्ट भोजन और चर्च के अहाते में झाड़ू लगाने का काम दिया गया। उसका कहना है कि धर्म एक तरह से किस तरह सिर्फ सत्ताधारियों के पक्ष में रहता है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। और इस तरह से वो धर्म की आलोचना करती है, और वो ये कहती है कि ये मेरा सच नहीं है, बल्कि ये सामुदायिक सच है। इसी तरह वीरम्मा की आत्मकथा, जो कि बोल करके लिखवाई गई टेस्टिमोनी है, टेस्टिमोनी के तौर पर उसको लाइफ ऑफ ए अनटचेबल, जिसमें वीरम्मा ने कहा कि मैं परया जाति की हूँ, जो कि मैला उठाते हैं लोग, और मैं परया जाति की हूँ, और हम अपनी जाति में हम ऐसे ही है जैसे कि कौए, तो हमें कौए अगर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा,
वो कहती है, क्योंकि कौवे जो है वो उच्छिष्ट भोजन खाते हैं, और एक कौवे पर अगर थोड़ा भोजन मिल जाता है या कोई सूचना मिलती है, तो वो काँव काँव करके पूरे समुदाय को इकट्ठा कर लेता है। वो अपने आप को कौवा कहती है। और यही नहीं, वो कहती है कि उसको जिस घर में वो काम करती थी, गोबर उठाती थी, मैला उठाती थी, वहां पर संतान पैदा हुई, तो इसको कहा गया कि वो उस संतान को दूध पिलाए, और ये उस बच्चे को दूध पिलाती है अपने बच्चे को छोड़ करके। और वो दूध पिलाने के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो इसके हाथ से पानी पीना नहीं चाहता है, कहता है कि वीरम्मा तुमसे पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे तुम्हारे शरीर से गोबर की बदबू आती है। इस तरह की जो आत्मकथाएं हैं, ये टेस्टिमोनी का काम कर सकती हैं हमारे पूरे इतिहास के लिए, एक तरह से प्रामाणिक या और ज्वलंत कह लीजिए सत्य का काम करती है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। क्या हम जानते हैं कि जमींदारों के घरों में जब शादियां होती हैं आज भी, और जब दलित लोगों को बुलाया जाता है वहां पर काम करने के लिए, वहां पर सैकड़ों लोगों का भोजन बन रहा है, और यहाँ पर जो दलित हैं वो काम दिन रात करके थक जाते हैं, उनको कोई पैसा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। रात में 12 बजे उनको एक आदमी आता है और वो सोए हुए मजदूरों को जगाता है कि ये लो, खीर बची हुई है, इसको लेकर अपने घर जाओ। वो खीर ले लेता है अपने तसले में, उसको इतनी नींद आ रही है कि वो खीर उठाकर अपने सिर पे रख लेता है, और उसको लगता है कि खीर के तसले में से खीर टप टप करके टपक रही है, और वो उसको काच करके वापस तसले में डालता है, घर लेकर जाता है अपने बच्चों के लिए। तो उसकी बच्चे सो चुके हैं, उसकी पत्नी उसको छींके में रख देती है कि ताकि इसको सुबह बच्चे उठेंगे तो खाएंगे। सुबह जब बच्चे उठकर देखते हैं तो उस खीर में गोबर पड़ा हुआ है, क्योंकि खीर जहां उसको परोसी गई थी उस मजदूर को, वो खीर गोबर पर रख दी गई थी, और जिसका निचला हिस्सा उसको लग रहा था कि दूध है, और वो काच करके उसमें रख रहा था। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के बारे में क्या हम जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि एक स्त्री जो कि एक दुकान पर अपने पति के साथ बैठी हुई है, पति अपना दुकान का सामान लेने चला जाता है, तो ये दुकान का जो खाली ठोंगा है उस पर आत्मकथा लिख रही है। आत्मकथा लिख रही, पति आता है तो छुपा देती है। ट्रेन में जाती है पति के साथ, उसको देख करके सामने की बर्थ पर बैठे हुए कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। पति इसकी नाक पर मुक्का मारता है और इसकी नाक से खून का फव्वारा छूट जाता है, फिर भी वो उस पति को तो नहीं छोड़ रही। ये कितनी ईमानदार आत्मकथाएं हैं जिनको आपने इस सब। मुझे लगता है मैंने हिंदी पट्टी की आत्मकथाओं को बहुत कम लिया। मैंने अपने विश्लेषण में हिंदी पट्टी की आत्मकथाओं को कम लिया, क्योंकि मुझे इन आत्मकथाओं में पहली 2 बातें लगी। ये बात मुझे जैसे मलयालम की बालमणि अम्मा की आत्मकथा में भी लगी, कि शुरुआती दौर की आत्मकथाओं में ये देखा जाता है कि वो जैसे जैसे दिनेश नंदिनी डालमिया की आत्मकथा भी आप देखें, तो इन आत्मकथाओं में अ, पति को जस्टिफाई करने की कोशिश, कि पति कितना महान है, जिसकी जिसकी छत्र छाया में वो रहकर वो कम से कम पढ़ लिख पा रही हैं। ये जस्टिफाई करने की शुरुआती दौर की आत्मकथाओं में ये कोशिश की गई है। इसमें मलयालम की भी आत्मकथाएं हैं कुछ, और कुछ ये जैसे कृष्ण भामिनी दास की आत्मकथा है, तो वो बंगला में लिखी गई, और या इस तरह से आपको ये आत्मकथा मिल जाएगी। हिंदी में भी तो इन आत्मकथाओं की संख्या ज्यादा है, जहां पर कि वो उन्हें ऐसा लगता है, इसका मुझे ये लगता है सैद्धांतिक तौर पर कि जिस जिस समाज में स्त्रियों पर सेंसरशिप का दबाव जितना ज्यादा है, वहां वहां आत्म से संवाद के अवसर उतने कम है, क्योंकि आत्म से संवाद की स्थिति नहीं होने पर आत्मकथाएं लिखी नहीं जा सकती।
दूसरी बात है कि स्त्रियां अपने जो अनुभव हैं उनको सामाजिक अभ्यासों में कैसे रूपांतरित करती हैं। जिन प्रदेशों में, जिन भाषाओं में, जिन संस्कृतियों में ये रूपांतरण की प्रक्रिया जितनी तेजी से और जितनी बोल्ड तरीके से चली है, वहां पर उतनी ईमानदार और उतनी मारक आत्मकथाएं लिखी गई। गरिमा जी देखिए, आपका काम तो इतना विशद है, इसमें तो 1000 से अधिक आत्मकथाओं का उल्लेख है। आम पाठक उनको पढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं क्रमशः ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप कुछ उन आत्मकथाओं का उल्लेख अवश्य करें, जिनको हमारे दर्शक अगर चाहें तो उस भाषा के दर्शक खरीद कर पढ़ सकें। इसलिए शुरुआत करते हैं ना, चलिए हिंदी की आत्मकथाओं पे। कौन-सी ऐसी हिंदी में स्त्रियों की आत्मकथाएँ हैं, जिनको कम से कम हिंदी के पाठक वर्ग को या वो युवा पीढ़ी को अवश्य पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? कुछ का नाम मैं जानता हूँ कि बहुत सारी छूट जाएँगी और आत्मकथाएँ अपनी रुचियों की बात होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहना हो तो 2-2 4-4 नाम बता पाएँगी क्या आप? ताकि क हाँ, लोग पढ़ सकें। जैसे बूंद बावड़ी, पद्मा सचदेव की आत्मकथा है। जैसे चंद्र किरण सोनारिक्सा की आत्मकथा है, पिंजरे की मैना। अजित कौर की आत्मकथा है, खाना बदोश। बदोश। और बचिंत कौर की आत्मकथा है। ये आत्मकथाएँ हिंदी और पंजाबी का ये जो स्फ़ीयर है, इसमें लिखी गई हैं और इन आत्मकथाओं को मुझे लगता है कि पढ़ा जाना चाहिए। हिंदी के समकालीन परिदृश्य पर ऐसी कोई आत्मकथा नहीं आई, जिसमें रचनाकार ने अपने आप को एक ख़ास तरीके से मोल्ड करके और रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश ना की हो, अपनी छवि को चमकाने की कोशिश ना की हो। इसलिए इन आत्मकथाओं की अपेक्षा अगर आप मुझसे पूछें, तो आप मलयालम की आत्मकथाएँ देखें, बंगला की आत्मकथाएँ देखें। जैसे अब बंगला में कल्याणी ठाकुर की आत्मकथा आमी चांडाल कैनो लिखी। वो कहती है कि मैं अपने नाम के साथ चांडाल क्यों लिखूं। वो बताती है कि मैं जब ऑफिस में नौकरी करने जाती हूँ तो किस तरह से लोग मेरी जिस सीट पर मैं बैठती हूँ उस सीट पर बैठने से इनकार कर देते हैं। जाति जानकर किस तरह से एक स्त्री को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इसके बारे में खास करके अगर पढ़नी है तो आप कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा लिखे देखें। हिंदी में 8 आत्मकथाएं इस समय हैं जो कि दलित स्त्रियों द्वारा लिखी गई हैं। उनमें कुछ आत्मकथाएं बहुत अच्छी हैं, जैसे सुमित्रा मेहरोल की आत्मकथा टूटे पंखों से परवाज तक। ये आत्मकथा इसलिए विशिष्ट है कि इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। ये श्यामलाल कॉलेज में प्रोफेसर हैं सुमित्रा मेहरोल और ये एक इनके पिता डीटीसी में कार्यरत थे। ये विकलांग है और एक विकलांग स्त्री, दलित होने का अभिशाप, स्त्री होने का अभिशाप सह करके कैसे एक टीचिंग पोजीशन तक पहुंची होगी। उसके संघर्ष क्या होंगे? स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष, दलित होने का संघर्ष, उसके बाद स्त्री होने का संघर्ष। इन संघर्षों की कथा आपको टूटे पंखों से परवास तक इसमें मिलती है। आपके वक्तव्य से तो लग रहा है कि जो सवर्ण और अभिजात्य घरानों की स्त्रियां हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हों, उन्होंने ईमानदारी नहीं बरती अपनी नहीं, ऐसा नहीं है, आत्मकथाओं में। ऐसा नहीं है। जैसे दिनेश नंदिनी डालमिया की जो बेटी है, नीलिमा डालमिया, उन्होंने शायद माय फादर या ऐसे उनकी आत्मकथा मुझे का शीर्षक याद नहीं है, वो लिखी आपके ही मंच पर मैंने सुना है। उनकी आत्मकथा बहुत ईमानदार आत्मकथा है, वो आप देखते हैं। मेरा ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं है कि वो स्त्रियाँ शायद मैं हिंदी की स्त्रियों को उतना जानती नहीं जितना जानना चाहिए। अ, अच्छा, ये एक मुसलमान स्त्री आत्मकथा एक अध्याय इस पुस्तक में है, जिस पर चर्चा के दौरान
दलित स्त्री की बात हो गई, कन्नड़ भी हो गया, मलयालम भी हो गया, बांग्ला भी हो गया, हिंदी भी हो गया। लेकिन ये क्षेत्र और उसके बाद श्वेत स्त्री आत्मकथा का जो क्षेत्र है वह हमसे छूट रहा है शायद संवाद के दौरान। मुझे लगता है मैं ये जो मुसलमान स्त्री आत्मकथा का जो अध्याय है, इनमें इनकी तुलना मुझे लगता है कि तस्लीमा नसरीन को छोड़ दिया जाए तो अपेक्षाकृत कम लिखा गया है। इसकी क्या वजह है? मैं साहित्यकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस तरह से आम स्त्रियों ने दूसरी भाषाओं में लेखिका नहीं है तो भी उनकी आत्मकथाएँ सामने आई, उनका दर्द सामने आया, उनका जीवन और उनका परिवेश सामने आया। अ, देखिए, ये मुसलमान स्त्रियों की आत्मकथा अक्स खुशबू जी। इस शीर्षक से ये है। ये 50 पन्ने का पेपर है, तो तय जानिए कि इसमें काफ़ी आत्मकथाएँ होंगी। हाँ, ठीक है। और इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मुसलमान औरतें हैं और जिन्होंने आत्मकथाएँ लिखी हैं, मैंने कोशिश की है कि वो सब मेरी मेरी ज़द में आए, जितना मैं पढ़ सकी, जितना मैं इन पर काम कर सकी। इसमें आप किशोर नाहिद की आत्मकथा देखिए, इसमें आप नूरजहाँ बोस की आत्मकथा देखिए। इन आत्मकथाओं को सिर्फ़ तस्लीमा नसरीन पर तो काफ़ी बात हो चुकी है। तस्लीमा नसरीन की तो आत्मकथा का 8वाँ जो खंड है, वो भी आ रहा है। तो इन आत्मकथाओं को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पितृसत्ता और धर्म का गठजोड़ स्त्री के लिए कितना मारक हो सकता है। बावजूद इसके ये बात मानीखेज़ है कि धर्म का जिस तरह से धर्म की जिस जिस तरह से आलोचना ये मुसलमान औरतें करती हैं, ठीक उसी तरह की आलोचना आपको हिंदी पट्टी से आने वाली स्त्रियाँ आपको आत्मकथाओं में करती हुई नज़र नहीं आती। धर्म की आलोचना नहीं है। धर्म की आलोचना जितना बोल्डली करती हैं वो स्त्रियाँ, उनका उनकी आत्मकथाएँ आप देखिए, मतलब आप मैं आपको उनके नाम भी अब आपके पास समय ही कितना होगा कि ये ज़बरदस्त आत्मकथाएँ हैं। नहीं, और ये वो आत्मकथाएँ वो हैं जो कि इकबाल की सहयोगी या उनके प्रेम में रही हुई उनकी आत्मकथा है। इसमें अतिया दाऊद की आत्मकथा है, जो कि सिंधी हैं और जिन्होंने ये बताया है कि एक छोटी लड़की जिसके शरीर का विकास हो रहा है अभी, उसको घड़े के ठीकरे से उसके वक्ष को रगड़ दिया जाता है ताकि उसके शरीर का विकास न दिखाई पड़े और लोगों की नज़र उस पर न जाए। ऐसी न जाने कितनी आत्मकथाएँ हैं, मैं स्त्रियाँ बोलेंगी तो सब कुछ उलट-पलट हो जाएगा। हुँ। इन आत्मकथाओं को पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं, मेरा एक प्रश्न है कि क्या इसकी वजह ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम समाज की जो अ, धार्मिक परंपराएँ हैं वह स्त्रियों को के लिए इतनी ज़्यादा प्रतिगामी या प्रतिकूल रही हैं कि जब वहाँ स्त्री को अवसर मिला उसने धर्म के प्रति एक तरह से उसका आक्रोश ज़ाहिर हुआ और भारत में जातीय व्यवस्था में तो उस तरह की ज़्यादती दिखती है। लेकिन शायद धार्मिक स्तर पर उस तरह से दबाव नहीं बन पाया इसलिए आत्मकथाओं में वह उभर कर नहीं आया। नहीं, जैसे बंगला में हेमवती सेन ने आत्मकथा लिखी, तो उन्होंने लिखते हुए ये बताया कि वो डॉक्टर थीं और उन्होंने हिंदू धर्म में रहते हुए जो उन्होंने प्रताड़ित स्वयं को महसूस किया, इसलिए उन्होंने ब्राह्मो धर्म अपने अपनाया। नवनीता देवसेन की आत्मकथा है और इसी तरह से मुसलमान औरतों में उन औरतों की आत्मकथा को देखा जाना चाहिए जो कि जिन्होंने पढ़ने की कोशिश की, जैसे बीबी अशरफ, हयात अशरफ, उसमें बीबी अशरफ ने कोयले से लकीरें खींच करके और पढ़ने की कोशिश की और इस तरह से साक्षर हुई और उसके बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जो यात्रा है स्त्री संघर्ष की, उस उस संघर्ष की यात्रा इस्लाम के दबाव के कारण बहुत
बहुत ज़्यादा आपको इसको अंडरलाइन करने वाली बातें, क्योंकि आप ये देखिए कि वो जो औरतें अ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के दौरान अ, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थीं, वो जब बाद में पाकिस्तान गईं, पाकिस्तान का इस्लामीकरण जब हुआ और वहाँ पर उनको नेतृत्वकारी भूमिकाओं से बिल्कुल वंचित कर दिया गया। उनको कहा कि अब आप पर्दे में रहिए, आप घर बैठिए। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं किया गया औरतों के साथ। ये तो अंतर है। तो धर्म, पितृसत्ता के साथ उसका गठजोड़ किस तरह से षड्यंत्रकारी ढंग से काम करता है, ये तो आपको तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा देख कर के साफ पता चल ही जाता। क्या दलित या स्त्रियों तहमीना दुर्रानी। मेरा प्रश्न ये है कि क्या दलित स्त्री आत्मकथा और अश्वेत स्त्री आत्मकथा में कोई अंतर पाती हैं? क्योंकि जो परिस्थितियाँ और परिवेश हैं शोषण के, वह मुझे लगता है कि रंग भेद और जाति भेद में भी लगभग समान रूप से रहे हैं। आपने अश्वेत आत्मकथाओं पर भी काम किया है, और इसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय उस पर भी है। देखिए, जो ब्लैक विमेन ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, ये पूरी की पूरी अ, अमेरिका की पूरी इकोनॉमी किसकी मेहनत पर टिकी हुई थी? अश्वेत लोगों पर। और उनको दास बना करके 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक रखा गया। और इस दास बनाने के दौरान उनके सारे अधिकार स्थगित कर दिए गए। यहाँ तक कि जो स्त्री, जैसे कि वहाँ पर जो हैरियट जैकब्स जो है, वो अपनी आत्मकथा लिखती हैं। हैरियट बीचर स्टोव भी लिखती हैं। इसके साथ इतनी सारी ये औरतें हैं जो अपने संघर्ष की गाथाएं लिखती हैं, कि यहाँ तक कि वो अ, उम, ऐसे दलों से जुड़ी हुई थी जो कि दासों की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। उन दलों में भी उनकी स्थिति दोयम दर्जे की थी। ठीक यही स्थिति, यही बात मुझे दिखाई पड़ती है मल्लिका अमर शेख की आत्मकथा में, जो नामदेव ढसाल की पत्नी मला उध्वस्त व्यांचय उनकी आत्मकथा है। और उसमें ये दिखाई पड़ती है कि वो ये बताती हैं कि किस तरह से दलित पैंथर का नेतृत्व करने वाले लोग भी अपने घरों के भीतर स्त्रियों के लिए शोषक का काम करते थे। और यही स्थिति आपको दिखाई पड़ती है कि औरतें, गर्भवती औरतें अ, जेलों में बंद हैं, तहखानों में बंद हैं, और उनकी आँखों पर लगातार कई दिनों तक टॉर्च की लाइट डाली जा रही है ताकि वो सो न सकें, ताकि वो पागल हो जाएँ। वो कविताएँ लिखती हैं। यांबा और बेलिंडा का मैंने ज़िक्र किया है। उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है, ताकि मेरे पाठक से भी ज़्यादा मुझसे जो अगली पीढ़ी है, वो ये जान सके कि वो उनको जो आज मिला है, उसकी नींव में कौन लोग हैं। जो स्वतंत्रता आज हमें मिली है, जिस मुक्ति की बात, जिस मुक्ति का स्वप्न आज हम देख रहे हैं, उसकी नींव में किन-किन लोगों का योगदान है। इसमें ऐसा नहीं है कि इन स्त्रियों की आत्मकथाओं को छपवाने में, इनको आत्मकथा लेखन के लिए परिवेश देने में किसी पुरुष ने कोई रचनात्मक भूमिका नहीं निभाई होगी, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। पुरुषों ने उनके लिए कहीं न कहीं, कहीं पिता, कहीं भाई, कहीं पुत्र, कहीं दोस्त, कहीं शिष्य, किसी न किसी रूप में उनके लिए वो मददगार साबित हुए होंगे। और वो उन स्त्रियों को अपनी आत्मकथा के साथ, अपनी अभिव्यक्ति के साथ उनको आने का आज अवसर मिला है। लेकिन हमें साहित्य का इतिहास जब हम लिखें, तो हम ये ज़रूर गौर फरमाएँ कि वो कौन-सी औरतें थीं
जिनको हमने जानबूझ करके उपेक्षित कर दिया। वो जानबूझ करके हमने उनको मुख्यधारा में आने से रोक दिया, क्योंकि उनके लिखे को पढ़ना एक तकलीफ का काम था। मेरी ये किताब आई तो मुझे मतलब मुझे एक सन्नाटा-सा महसूस हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि अरे ये तो रिसर्च की किताब है, इसको क्या ही पढ़ना। एक स्त्री जब एक रिसर्च की किताब लिखती है तो उसको बहुत शंका से क्यों देखा जाता है? क्यों हम हैंड इन ग्लोव्स अ, का कुछ करके, और क्योंकि स्त्रियों को मान लिया जाता है, जिसे मादाम दस्ताल ने कहा है कि और स्त्रियों को प्रेम करने के अलावा आता भी क्या है? 18वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा था। क्या आज हमारी सोच बदली है? कि हम स्त्रियों के प्रति ये समझ सके कि वो कोई आलोचनात्मक और शोधात्मक लेखन भी कर सकती है? ये जो पुस्तक आपके सामने है, ये मैंने मेरी अपनी अगली पीढ़ी के लिए लिखी है, और इसलिए भी लिखी है ताकि मेरे छात्र, मेरे रिसर्च स्कॉलर्स इस काम को और आगे बढ़ा सकें। नहीं, निश्चित रूप से ये हमारे समय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और मुझे तो इसको पढ़ते समय यह लग रहा था कि मैं जिन भाषाओं का आपने ज़िक्र किया है, इतनी आत्मकथाएँ लिखी भी गई हैं और इस तरह की आत्मकथाएँ लिखी गई हैं और उन आत्मकथाओं में इस तरह की कहानियाँ भी व्यक्त हैं। चर्चित लोगों को छोड़ दिया जाए तो उनकी आत्मकथाओं के बारे में मुझे भी ज्ञात नहीं था। हिंदी के और मराठी के लेखक-लेखिकाओं के बारे में ज़रूर पता था, लेकिन कन्नड़ वगैरह में कुछ लोगों के बारे में पता था, बांग्ला में भी कुछ के बारे में पता था, मलयालम में भी कुछ के बारे में पता था, लेकिन यह कुछ था। आपकी पुस्तक पढ़ते हुए यह लगभग समग्रता में सामने आता है कि नहीं, इन भाषाओं में यह कुछ लिखा गया। आखिरी प्रश्न मेरा है, चूँकि चुप्पियाँ और दरारें में स्त्री आत्मकथा का जो मर्म समाहित है, जो लिखा गया, जो आपकी पीढ़ी और जिस वक्तव्य से आप अपनी बात को पूरा करना चाहती थी कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए यह लिख रही हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में स्त्रीवाद जो पूरी दुनिया में इस समय एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसे कालखंड में है जहाँ अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरह से स्त्रियों की स्थिति है। कुछ जगह स्त्रियाँ बहुत सबल हो गई हैं, ताकतवर हो गई हैं, उनका मान-सम्मान भी है। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ उनको जो चाहिए वह अभी भी नहीं मिला है। अ, अमेरिका से लेके भारत तक कहीं भी दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाएँ, स्थितियाँ लगभग बहुत परिवर्तित नहीं, विसंगतियों से भरी हुई हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ बहुत अच्छी स्थिति है, दूसरी तरफ बहुत खराब स्थिति है। तो जैसे राजनीति के क्षेत्र में भारत में नेतृत्व तो बहुत पहले मिल गया था स्त्रियों को, लेकिन सामाजिक स्तर पर गाँव की स्त्री, शहर की स्त्री, सवर्ण स्त्री, दलित स्त्री, जो ये विभाजन है, सारे विभाजनों से परे ये जो आधी दुनिया है और आधी आबादी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से पुरुष सत्ता या पितृसत्ता आज किसी भी रूप में हो, अगर एक पुरुष है, मज़दूर है, तो भी अपने घर का मालिक और मुखिया समझा जाता है। स्त्रियों के लिए यह स्थिति कब आएगी जब वो हर जगह बराबर हों? जैसे मैंने कहा कि मज़दूर और कोई भी अभिजात, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या ये संभव है 21वीं शताब्दी में जब हम बात कर रहे हैं, तब आने वाले समय में ऐसा कोई वक़्त होगा जब आधी दुनिया अपने हिस्से के सारे अधिकार, सारी स्वतंत्रता, सारी कर्तव्य, सारे स्वच्छंदता के साथ वह जी सके जिस तरह से पुरुष समाज में जी रहा है? ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं मिली है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता और मुक्ति में, तीनों में अंतर है। ठीक है? ये तीनों तीनों में अंतर है। अ, देखिए, स्त्री मुझे कॉलेज के शोधार्थियों की तरह से मत समझाइए। मेरा प्रश्न बहुत सीधा है। क्या आज पुरुष को जिस स्तर पे हर तरह की छूट मिली है, वह अपने सिर्फ़ लिंग के आधार पर वह अपने परिवार का मुखिया है। उसके अंदर सारे अवगुण हों, फिर भी स्त्री उसको छोड़ के जा नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज को आप जानती नहीं या पश्चिमी समाज को आप जानती नहीं। आपको भी पता है कि पिछले अमेरिकी चुनाव में ट्रंप क्यों जीत गए।
आपको भी पता है, वो विचार की जीत नहीं है, वो अमेरिका फर्स्ट की जीत नहीं है, वो कहीं न कहीं से किसी न किसी एक स्त्री की हार के भी उसकी वजह थी कि बिल्कुल, स्त्री को बिल्कुल। हराना है, वो नहीं बने जी, इसलिए हिलेरी। ट्रम्प हाँ, आ गए। हाँ, हाँ। ये सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता, खुद ट्रम्प भी अगर अपनी ईमानदारी से सोचें तो वो भी इसको स्वीकार करेंगे कि उनकी जीत का एक सबसे बड़ा कारक ये भी था। भारतीय समाज को भी आप जानती हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज एक मज़दूर, एक कामगार मैं उसके काम के चलते उसको नीचे नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ़ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अपढ़ से अपढ़ आदमी, एक समाज में जो सबसे निचली इकाई पर जो मनुष्य है, वो भी अपने घर का सबसे ताकतवर पुरुष है। क्या स्त्रियों के हक में कभी यह समाज, जैसे मातृवंशीय समाज होता है, उस तरह से कभी हो सकता है? ऐसी स्थिति हो सकती है, वोल्गा से गंगा तक में जो आधा पूरा कालखंड है, वह स्त्री ताकत को परिलक्षित करता है। देखिए, हम मातृवंशी समाज की कल्पना नहीं कर रहे हैं, हम पितृवंशी समाज की भी कल्पना नहीं कर रहे। जब तक पुरुष पैट्रोनाइज़ करना बंद नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि सामने वाली स्त्री जो है इस पर हमें हावी होना है। शिक्षा जब तक गाँव-गाँव और बच्चे-बच्चे तक का मौलिक अधिकार नहीं होगी, जब तक कि दहेज़ हत्याएँ होती रहेंगी। अभी-अभी आपने तमिलनाडु की एक में दहेज़ के कारण उस स्त्री ने आत्महत्या कर ली। जब तक ये स्थिति रहेगी, जब तक हम स्त्री को कमतर, दहेज लाने वाली और उससे विवाह करके उस पर तुमसे हमने विवाह कर लिया, तो ये तुम अब हमारा एहसान समझो, क्योंकि तुमको हमने एक प्रोटेक्शन दे दी। इस भाव से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे और स्त्रियाँ भी जब तक इस बात से मुक्त नहीं होंगी कि उनके जीवन का चरम उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति है। पुत्र में वो अब अपना भविष्य जब तक देखती रहेंगी, पुत्री में नहीं देखेंगी, तब तक तो ये चलता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अ, कहीं किसी भी समाज में शिकार और शिकारी के संबंध से वो समाज बहुत देर तक आगे चलेगा, क्योंकि जब जिसको मौका लगेगा वो उसका हनन कर देगा। जब उसकी बारी आएगी तो उसका हनन कर देगा। ये मनुष्य समाज के लिए एक स्वस्थ चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे पहले पाठ्यक्रमों में स्त्री अध्ययन या स्त्री साहित्य को बिल्कुल हाशिए पर रखा जाता था। बहुत शोर-शराबा हुआ तो एक पेपर बना दिया गया, हाशिए के विमर्श उसमें दलित भी डाल दिया गया, स्त्री भी डाल दी गई, आदिवासी भी डाल दिया गया। है ना? अभी कुछ वर्षों की ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जबकि स्त्री संबंधी लेखन और स्त्री के द्वारा लिखा हुआ, स्त्री के द्वारा बोला हुआ, ये सिलेबस का विषय बनने लगा। तो ये प्रक्रिया धीरे-धीरे ही आगे बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के जीवन काल में ऐसे किसी यूटोपिया की हमें प्राप्ति होने वाली है जिसकी ओर आपका इशारा है। बहुत-बहुत आभार गरिमा जी, या साहित्य तक स्टूडियो में समय देने के लिए। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, चुप्पियाँ और दरारें स्त्री आत्मकथा पाठ और सैद्धांतिकी को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। ₹599 इस पुस्तक का मूल्य है। इस पुस्तक को खरीदें। एक तरह से ये मेरी नज़र में ये एनसाइक्लोपीडिया जैसा है आत्मकथाओं का स्त्री लेखन पर। जिन भाषाओं की बात कर रही हैं, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, और जो छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग स्त्रीवादी आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो लोग भारतीय या दुनिया भर की सामाजिकी को समझना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यह पुस्तक कहने के लिए तो किसी भाषा विज्ञान से जुड़े प्रोफेसर प्राध्यापक ने लिखी है, लेकिन यह उतनी ही सामाजिकी से संबंधित है, उतनी ही राजनीति से, और उतनी ही परिवार और उतनी ही व्यवस्था से संबंधित है। बहुत-बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। ऐसे ही लिखती रहें। बहुत-बहुत आभार। शुक्रिया, शुक्रिया।